बड़े से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रतन और छोटे भाई का नाम था कृष्णा। रतन के पास अपार धन दौलत थी। गांव में उसकी सबसे बड़ी हवेली थी। ऊंची दीवारें, बड़ा सा लोहे का फाटक, अंदर संगमरमर का फर्श और चारों ओर नौकर चाकर। रतन की पत्नी का नाम था अनुश्री। अनुश्री हमेशा महंगी रेशमी साड़ियां पहनती और सोने के गहनों से सजी रहती थी। उन दोनों की जिंदगी ऐशो आराम से भरी हुई थी। हर सुबह रतन अपनी बालकनी में खड़ा होकर चाय पीते हुए नौकरों को हुक्म देता। राजू, सुनो ध्यान से। गोदाम से आज ही 100 बोरी गेहूं शहर भेज देना। गाड़ी समय पर निकलनी चाहिए, जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। सौदा बड़ा है, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जी मालिक, अभी इंतजाम करता हूँ। बोरी तोलकर गाड़ी में चढ़वा देता हूँ। समय पर शहर के लिए रवाना हो जाएगी। वहाँ की हर चीज उनकी अमीरी की गवाही देती थी, लेकिन इस चमक दमक के बीच एक गहरा ठंडापन भी था। रिश्तों में वो गर्माहट नहीं थी जो एक परिवार को जोड़ कर रखती है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अहंकार का बोलबाला था। आज जरा आराम से बैठकर पूरा हिसाब किताब ध्यान से देख लीजिएगा। पिछले महीने का मुनाफा किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी या गड़बड़ी रह गई हो तो अभी संभाल लीजिए, बाद में पछताना न पड़े। तुम बेफिक्र रहो। जब तक रतन इस कारोबार को संभाल रहा है, इस घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। घाटा हमारे हिस्से में नहीं आता। हम हमेशा फायदा करना जानते हैं। उसी गांव के दूसरे छोर पर चकाचौंध से दूर मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में कृष्णा रहता था। उसकी पत्नी का नाम था निशा और उनके छोटे बेटे का नाम था राजवीर। कृष्णा बहुत गरीब था। उसके पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें फसल ना के बराबर होती थी। पेट पालने के लिए वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही काम की तलाश में निकल जाता। कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंट भट्टे पर भारी बोझ उठाता, तो कभी बाजार में लोगों का सामान ढोता। उसकी कमीज कई जगह से फटी हुई थी और पैरों में घिसी हुई पुरानी चप्पलें थीं। लेकिन इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर एक गजब का सुकून और मेहनत की सच्चाई थी। निशा फटी हुई साड़ियों में भी घर को सलीके से रखती और राजवीर को अच्छे संस्कार देती। रतन की आलीशान हवेली के मुकाबले यहाँ चांदी के बर्तन तो नहीं थे, लेकिन सूखी रोटी में भी प्यार की मिठास घुली हुई थी। सुनो राजवीर के पिताजी, घर में आटा बस थोड़ा सा ही बचा है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो बच्चे को क्या खिलाएंगे? यही सोच सोच कर मेरा मन घबरा रहा है। सुबह से दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। आज कहीं ना कहीं काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना सच में बड़ी परेशानी हो जाएगी। ऊपर वाला सब देख रहा है और मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। बस तुम हिम्मत बनाए रखो, सब ठीक हो जाएगा। सूरज ढल चुका था और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। कृष्णा काम की तलाश में भटकते भटकते थक चुका था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। वो भारी कदमों से थका हारा और खाली हाथ अपनी झोपड़ी की ओर लौटा। उसके चेहरे पर छाई मायूसी उसकी दिन भर की असफलता की कहानी कह रही थी। जैसे ही उसने झोपड़ी के भीतर कदम रखा, देखा कि चूल्हा ठंडा पड़ा था। निशा एक कोने में बैठी सूनी आंखों से द्वार की ओर ताक रही थी। घर में सन्नाटा था। माँ, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ ठीक से खाया भी नहीं। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। अब जल्दी से कुछ खाने को दे दो ना। बस थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। कृष्णा ने अंधेरी झोपड़ी के कोने में रखे पुराने मिट्टी के बर्तन को खंगाला। उसमें बस मुट्ठी भर चावल बचे थे। उसने एक गहरी सांस लेकर भारी मन से कहा, आज तुम खिचड़ी ही बना लो। जो भी घर में बचा है उसी से काम चला लेते हैं। लेकिन कल मैं बाजार जरूर जाऊंगा। वहां जाकर कुछ बड़ा काम ढूंढूंगा ताकि घर की हालत सुधर सके। ऐसे कब तक छोटी मोटी मजदूरी से गुजारा करते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि कुछ बदलने की कोशिश करूं। उस रात उन तीनों ने बड़े प्यार से वो थोड़ी सी खिचड़ी आपस में बांटी। पेट भरा या नहीं ये मायने नहीं रखता था, मायने रखता था एक दूसरे के लिए उनका वो निस्वार्थ प्रेम। गांव के लोग अक्सर कानाफूसी करते, देखो रतन की किस्मत और देखो कृष्णा की हालत, एक ही माँ के बेटे पर जमीन आसमान का फर्क। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी दौलत की परीक्षा होती है
तो कभी धैर्य की, और असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। 1 साल बीत गया। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन एक बात वही रही। रतन की दौलत बढ़ती ही जा रही थी और कृष्णा का संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। निशा और राजवीर के साथ वो आज भी उसी मिट्टी की झोपड़ी में सूखी रोटी पर गुजारा कर रहा था। तभी एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि रतन के घर खुशखबरी आई है। बरसों की प्रतीक्षा के बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया था। पूरी हवेली को ताजे फूलों से सजाया गया। मुख्य द्वार पर विशाल रंगोली बनी और आंगन में राजसी पंडाल लगाए गए। ढोल नगाड़ों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। अनुश्री खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो अपने बेटे को रेशमी कपड़ों में लपेटकर अपनी गोद में लेती और गर्व से बार बार कहती, देखो रतन जी, आखिर हमारे घर का चिराग आ ही गया। अब इस विशाल संपत्ति और हवेली का असली वारिस मिल गया है। मेरा बेटा राज करेगा, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ अनुश्री, अब इस घर की शान और बढ़ेगी। पूरे गांव को दावत दूंगा। ऐसा भोज होगा कि लोग सालों तक याद रखेंगे। देशी घी के पकवान बनेंगे और चांदी के बर्तनों में परोसे जाएंगे। पूरे गांव को न्योता भेजा गया। न्योते वाले दिन सुबह से ही मेहमान आने लगे। कोई नए कपड़े पहनकर आया, कोई बच्चों को साथ लाया। हवेली के बाहर बड़ी गहमा गहमी थी। रसोई में बड़े बड़े कढ़ाओं में पकवान बन रहे थे। पूरियां तल रही थी, मिठाइयां सज रही थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा गायब था, कृष्णा। कृष्णा को इस दावत की कोई खबर ही नहीं थी। उधर कृष्णा उस दिन भी कड़ी धूप में मजदूरी कर रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बड़े भाई रतन के घर इतना बड़ा उत्सव है। दोपहर के समय जब वो पसीने से तरबतर खेत से लौट रहा था, गांव के कुछ आदमी उसे रास्ते में मिल गए। एक ने उसे रुककर हैरानी और मुस्कुराहट के साथ पूछा, अरे कृष्णा, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुबह से तुझे यहीं देख रहा हूँ। क्या बात है, कहीं जाने की तैयारी नहीं की क्या? क्यों, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम सब मुझे इस तरह देख रहे हो? अरे भोला है क्या कृष्णा? पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गया, घर घर न्योता पहुंच गया, और तू पूछ रहा है क्या हुआ? तेरे सगे बड़े भाई रतन के घर बेटा हुआ है। आज उसकी बड़ी दावत है। शहर से बड़े बड़े सेठ और जमींदार आए हैं। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही है, और तू यहाँ धूल फांक रहा है। दावत? आज मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अगर सच में दावत है तो मुझे खबर क्यों नहीं दी गई? मैं तो सगा भाई हूँ रतन भैया का। क्या सच में पूरे गांव को न्योता मिला है और मुझे किसी ने संदेश तक नहीं भेजा? अरे पूरा गांव जा रहा है, हर घर में खबर पहुंच चुकी है। तू तो उसका सगा भाई है। कहीं सच में तुझे बुलावा नहीं भेजा गया? कृष्णा के चेहरे पर आश्चर्य और हल्की पीड़ा एक साथ उभरी। एक पल को उसके मन में सवाल उठा, क्या भाई ने मुझे जानबूझकर नहीं बुलाया? क्या मेरी गरीबी उनके आलीशान जश्न में दीवार बन गई है? लेकिन उसने तुरंत अपने भाव छुपा लिए। अरे मैं तो बस काम खत्म करके ही जाने वाला था। सोचा पहले आज की मजदूरी पूरी कर लूं, फिर आराम से दावत में पहुंचूं। आखिर मेहनत भी जरूरी है ना। तुम लोग चलो, मैं अभी काम निपटाकर सीधे वहीं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। आज तो बड़े ठाठ से इंतजाम हुआ है। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बना है। देर मत करना, वरना अच्छी चीजें खत्म हो जाएंगी। वे लोग आगे बढ़ गए। कृष्णा वहीं कुछ पल खड़ा रह गया। उसके मन में हलचल थी, एक ऐसा तूफान जो उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। अपमान और अपनों की बेरुखी का कड़वा घूंट पीकर वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? रोज तो सूरज ढलने के बाद ही घर लौटते हो। सब ठीक तो है ना? कहीं काम पर कुछ परेशानी तो नहीं हुई? तुम्हें पता है, आज रतन भैया के घर दावत है। उनके यहाँ बेटा हुआ है और पूरे गांव को बुलाया गया है। अभी रास्ते में सब लोग उसी की बात कर रहे थे। बड़ा जश्न हो रहा है। हमें तो कोई बुलावा नहीं आया, ना कोई खबर, ना कोई संदेश। अगर सच में दावत है तो हमें क्यों नहीं बताया गया? शायद भूल गए होंगे। इतनी भागदौड़ और मेहमानों की भीड़ में हो सकता है हमारा नाम छूट गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि बुलावा भेजा हो और हमें मिला ना हो। सगे भाई को कोई भूलता है क्या? इतने बड़े मौके पर अगर हमें खबर तक नहीं दी गई तो क्या ये सिर्फ भूल है? मुझे तो लगता है वे हमें बुलाना ही नहीं चाहते। शायद उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं समझ आती। तुम मन छोटा मत करो। नहीं राधा, ऐसा मत सोचो। आखिर वो मेरा बड़ा भाई है, खून का रिश्ता है हमारा।
इतनी भाग दौड़ और मेहमानों के बीच सच में नाम छूट गया हो सकता है। आखिर बचपन में माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्या चंद रुपयों की खनक उन सालों की यादों को मिटा सकती है? नहीं राधा, मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि रतन भैया मुझे भूल सकते हैं। शायद वो मेरी राह देख रहे होंगे, ये सोचकर कि छोटा तो अपना है, वो बिना बुलाए भी आ जाएगा। बाबा हम भी चलेंगे ना? मेरे दोस्त चंदू और मोनू तो कब से नए कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठे हैं। वो गली में मुझे चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि देख हमें तो न्योता मिला है, तू नहीं आएगा क्या? तेरे ताऊजी ने तुझे बुलाया ही नहीं। बाबा मैंने उनसे कह दिया कि मेरे बाबा मुझे लेकर जरूर आएंगे, वहाँ ढेर सारी मिठाई मिलेगी ना। सब कह रहे थे कि हवेली में शक्कर के पहाड़ और दूध की नदियाँ बह रही है बाबा, मुझे भी वह पीली वाली मिठाई खानी है। क्या आज मुझे पेट भर खाना नहीं मिलेगा? हाँ बेटा, हम भी चलेंगे। तुम तैयार हो जाओ, हम सब साथ में दावत में जाएंगे। भला भाई के घर जाने के लिए भी किसी को न्योते की जरूरत होती है। तू देख लेना, जैसे ही बड़े पापा तुझे देखेंगे, सबसे पहले तुझे ही अपनी गोद में बैठाकर वो पीली वाली मिठाई खिलाएंगे। नहीं, आप दोनों जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा मन नहीं मान रहा। जिस चौखट से हमें भुला दिया गया हो, वहाँ सज धज कर जाना मेरे बस की बात नहीं। मैं यहीं ठीक हूँ, घर की इस चौखट पर, जहाँ कम से कम मेरी इज्जत तो महफूज है। देखो राजवीर बच्चा है, उसकी भूख और उसकी मासूमियत के आगे मेरा मान अपमान कुछ भी नहीं। उसे ले जाओ, उसे वो पीली मिठाई खिला लाओ जिसके सपने वो सुबह से देख रहा है। पर मुझे मत कहो, अगर वहाँ किसी ने तिरछी नजरों से देखा या कोई कड़वा बोल दिया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। आप दोनों जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृष्णा ने घर के कोने से अपने बेटे राजवीर का छोटा सा खिलौना, वो पुराना लकड़ी का घोड़ा उठाया। निशा ने आश्चर्य से पूछा, ये काठ का घोड़ा क्यों ले जा रहे हो? अभी तो राजवीर इसी से खेलता है, उसके पास खेलने को और है ही क्या? इसके बिना उसका जी कैसे लगेगा? अचानक इसे देने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई के घर बेटा हुआ है, हमारे पास देने को और है ही क्या? न पैसे न कोई कीमती चीज, यही छोटा सा काठ का घोड़ा है जो दिल से दे सकते हैं। बच्चे के काम आ जाएगा, कम से कम हमारी तरफ से एक स्नेह तो पहुंचेगा। लेकिन ये तो राजवीर का घोड़ा है, उसने इसी के साथ खेल खेल कर अपनी रातें और दिन काटे हैं। क्या सच में इसे दे देना ठीक होगा? इसके अलावा तो उसके पास कोई दूसरा खिलौना भी नहीं है। कृष्णा, बच्चे का काठ का घोड़ा बच्चे के ही काम आएगा। हमारा राजवीर बड़ा हो रहा है निशा, धीरे धीरे उसे इसकी आदत भी छोड़नी होगी। अगर ये किसी और नन्हे को सुकून दे सके तो इसमें बुरा क्या है? हाँ माँ बाबा सही कह रहे हैं, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ ना, मैं अब बिना घोड़े के भी खेल लूँगा। सच माँ, मुझे अब खिलौने नहीं चाहिए। मैंने देखा है, जब भी मैं इस घोड़े को लेकर खेलता हूँ तो आप मुझे देखकर छुपकर रोती हैं क्योंकि आप मुझे नया खिलौना नहीं दिला सकती। मुझे नहीं चाहिए ये घोड़ा माँ, छोटे भाई को ये बहुत पसंद आएगा, आप दुखी मत हो। वह तो अभी बहुत छोटा है ना, उसे तो खेलना भी नहीं आता होगा। मैं उसे यह घोड़ा दे दूंगा तो शायद वह मुझे देखकर मुस्कुरा दे, और माँ जब वह इस घोड़े से खेलेगा तो उसे लगेगा ना कि उसका बड़ा भाई उसे कितना प्यार करता है। कृष्णा ने अपनी साधारण जगह जगह से रफू की हुई कमीज को झटक कर ठीक किया। उसने राजवीर के काठ के घोड़े को एक साफ कपड़े में लपेटा और उसे बड़े जतन से अपने सिर पर रख लिया, जैसे वो कोई मामूली खिलौना नहीं बल्कि दुनिया का सबसे कीमती ताज हो। नन्हा राजवीर उसके साथ चल पड़ा। उसके छोटे छोटे कदम अपने पिता की परछाई का पीछा कर रहे थे। रास्ते में ढोल की आवाज तेज हो रही थी जो कृष्णा के दिल की धड़कन बनकर उसके सीने में गूंज रही थी। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। ऊंचे नक्काशीदार दरवाजों पर रंग बिरंगी झालरें और ताजे फूलों के वंदनवार लटक रहे थे जिनकी खुशबू हवा में तैर रही थी। अंदर बड़े बड़े शहरों से आए अमीर मेहमान खड़े थे। किसी ने रेशमी शेरवानी पहन रखी थी तो कोई अपनी कलाई पर बंधी सोने की घड़ी दिखा रहा था। हंसी मजाक, ऊंची आवाजें, चांदी के बर्तनों की खनक, हर तरफ शान ही शान थी। जैसे ही कृष्णा ने अंदर कदम रखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सिर पर लकड़ी का वो छोटा सा घोड़ा था, बदन पर साधारण रफू की हुई कमीज और पैरों में घिसी हुई चप्पल। उसके साथ राजवीर था जो उस दुनिया को आश्चर्य से देख रहा था।
बाबा यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। सब कितने अच्छे कपड़े पहने हैं और कितनी चमक धमक है चारों तरफ। क्या हम भी अंदर जा सकते हैं? सब हमें देख रहे हैं बाबा, क्या हम यहाँ सच में मेहमान हैं? हाँ बेटा, तेरे ताऊजी बड़े आदमी हैं। उनके जान पहचान वाले भी बड़े लोग ही होंगे। लेकिन याद रखो, बड़ा इंसान कपड़ों या दौलत से नहीं, दिल से होता है। हम भी सिर उठाकर अंदर जाएंगे। अपनी गरीबी से शर्माना कैसा। भीड़ के बीच खड़े होकर कृष्णा को लगा जैसे वो अचानक बहुत छोटा हो गया हो। आसपास खड़े लोग उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहे थे मानो वो किसी दूसरी दुनिया का कोई अजीब प्राणी हो। रेशमी शेरवानियों और चमकते गहनों के बीच उसकी रफू की हुई कमीज और फटी हुई चप्पलें चीख चीख कर उसकी लाचारी बयां कर रही थीं। क्या मुझे सच में यहाँ आना चाहिए था? शायद निशा सही कह रही थी। अपनों के बीच अपनी गरीबी की नुमाइश करने से अच्छा तो अपने उस खाली घर का अंधेरा ही था। भाई साहब, आप कौन हैं? पहले कभी देखा नहीं आपको यहाँ। जरा साफ साफ बताइए। इतनी बड़ी दावत में सिर्फ खास मेहमान बुलाए गए हैं। आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। किस तरफ से आए हैं आप? किसने बुलाया है? मैं वो दरअसल। साफ साफ बोलो, हकलाने से बात समझ नहीं आती। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? यहाँ बड़े बड़े अफसर और सेठ आए हैं। तुम्हारी ये फटी कमीज और सिर पर लदा काठ का कबाड़ देखकर मेहमानों को घिन आ रही है। जल्दी बताओ, वरना धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। जी, मैं रतन भैया का छोटा भाई हूँ। सोचा था खुशी के मौके पर मिल लूं, आशीर्वाद दे दूं। अपने भतीजे के लिए बस ये छोटा सा खिलौना लाया हूँ। रतन बाबू का भाई? अरे साहब के भाई तो शहर की बड़ी कोठियों में रहते हैं। तुम अपनी सूरत देखो और इस पुरानी लकड़ी को देखो जिसे तुम आशीर्वाद कह रहे हो। यहाँ हीरो के हार और सोने की सिक्के आए हैं और तुम ये दीमक लगी लकड़ी लेकर साहब के वारिस को आशीर्वाद देने चले आए। इतने में रतन वहाँ पहुँचा। रेशमी कपड़े पहने, सीना ताने, चेहरे पर घमंड की चमक। उस आदमी ने रतन की ओर इशारा करते हुए कहा, रतन जी, ये कह रहे हैं कि ये आपके भाई हैं। क्या सच में इस फटे हाल आदमी से आपका कोई रिश्ता है? जरा देखिए तो सही। सिर पर लकड़ी का पुराना कबाड़ लादकर सीधे मेहमानों के बीच घुसाए हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कृष्णा ने उम्मीद से अपने बड़े भाई रतन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक मासूम विश्वास था कि शायद अब भाई मुस्कुराकर गले लगा लेगा और सबके सामने गर्व से कहेगा, हाँ, ये मेरा छोटा भाई है। क्या गरीब भाई ने इस दावत में आकर सही किया? क्या बड़ा भाई उन्हें इज्जत से गले लगाएगा या फिर भरी महफिल में उन्हें जलील करके धक्के देकर बाहर निकाल देगा? देखिए, रुला देने वाला अंजाम और एक ऐसा चमत्कार जिसने अमीरी का घमंड मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ अगले पार्ट में।